हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। उससे पहले हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उन दोनों से हमने क्या बोला था कि हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी पता चलता था और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता था। तो हमने बोला था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हमें सारे अकाउंट्स का समरी आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कौन होते हैं? जो इनकम या एक्सपेंसेस के नेचर के होते हैं, वो सारे कहाँ पे जाते हैं? वो सारे जाते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या तो प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में जाते हैं। तो पीछे कौन बचे सर? पीछे बचे फिर एक तो बचे रियल और बचे पर्सनल। ट्रायल बैलेंस में सारे जितने सारे अकाउंट्स थे उनका समरी बैलेंस था। तो उसमें फिर जब हमें क्या करना आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से, तो हम क्या करते हैं जो भी नॉमिनल नेचर के थे, इनकम या एक्सपेंस नेचर के हैं, वो जाते थे प्रॉफिट लॉस से। क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस को लेस करेंगे तो तुम्हें निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो जिन से हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी उनको हम कहाँ लेंगे? उनको लेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? सेल और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग और क्लोज स्टॉक का डिफरेंस जो रहेगा, और बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट इनकम है वो जाती है प्रॉफिट लॉस में। तो नॉमिनल अकाउंट्स हमने सारे खत्म कर दिए। अब जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन की होगी तो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, या तो रियल या पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट सारे हमने लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। पीछे कौन बचे सर? पीछे बचे रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स, तो वो जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। एक चीज डिफरेंस के लिए, ये हमें बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट हमें बोलती है फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी चीज जो समझनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ऑफ द पीरियड। जिस पीरियड की आप बुक्स बनाते हो, जो हमने बोला था हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये एक पीरियड हुआ। इस पीरियड में हमने प्रॉफिट कमाया या हमारा लॉस हुआ, वो कौन बताएगा सर? वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे। बट बैलेंस शीट क्या बताएगा? बैलेंस शीट बोलेगा 31/3/2020 को क्या पोजीशन है। मतलब फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। बैलेंस शीट इसको लिख लो, जो आप खुद से नोट्स बना रहे हो ना, मेरे लेक्चर जब तुम देख रहे होगे उस वक्त क्या किया करो? कॉपी हाथ में लिया करो। कुछ पॉइंट्स है जो मैं नोट्स में नहीं बताता हूँ या उसमें हो गया, और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसको नोट किया करो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, ये जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, ये एक पीरियड का होता है। ठीक है, बट जो बैलेंस शीट होती है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, आज की डेट में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और बैलेंस शीट के बारे में तीसरा चीज जो है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये अकाउंट्स है। तो ये तीसरा डिफरेंस आया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वाइज बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या इसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट्स, जो हमें पोजीशन बोलता है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? रियल और पर्सनल अकाउंट। तो अगर आप ऐसे भी क्रक्स याद रखो, नॉमिनल अकाउंट जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? बैलेंस शीट को हम 2 हिस्सों में करते हैं। याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बैलेंस शीट थोड़ी बता दी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो जब भी वो ड्यूअल एस्पेक्ट से हमने पढ़ लिया था, फॉर एवरी डेबिट देयर विल इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो फिर हमने बोला था, इसको मैंने तुम्हें बोला था, इसको याद रखो, सोर्सेज ऑफ फंड। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 3, वो देखो। इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, इस वाले हिस्से को, और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट? 2 हिस्से करते हैं। एक तरफ से हम लिखते हैं लायबिलिटीज, दूसरे तरफ से लिखते हैं एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज है उनको क्या बोलते हैं? एसेट्स।
द थिंग्स विच आर बीइंग ओन्ड बाय द बिजनेस, जो पहले लेक्चर में हमने बिजनेस टर्म में पढ़ लिया था, द थिंग्स विच आर बीइंग ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एज एसेट्स। जैसे लैंड और बिल्डिंग, अगर हमारी बिजनेस का अपना जमीन है और बिल्डिंग है तो वो लैंड और बिल्डिंग क्या बनेगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, दैट इज आवर एसेट। प्लांट एंड मशीनरी हमारी है, ठीक है, अगर हमारी फैक्ट्री हो तो हमारी मशीनरीज होंगी, दैट इज आवर एसेट। हमारे पास फर्नीचर है, वो हमारा एसेट है। स्टॉक, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक वजूद में आता है। जब तुम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हो तो तुम एंट्री करते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसका इंपैक्ट चला गया, फिर जो वो स्टॉक अकाउंट रहा वो अब क्या रहा, तुम्हारा एक एसेट रहा तुम्हारा स्टॉक। अब उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस, तो वो एसेट में आ जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारे डेटर्स, किससे कितना पैसा लेना है, दैट इज योर एसेट। बैंक में तुम्हारा कितना पैसा है, वो तुम्हारा एसेट है। और हाथ में कितना है, कैश काउंटर में कितना कैश है, दैट इज योर एसेट। इन सब को टोटल करते हैं, दिस इज द टोटल ऑफ द एसेट्स। और यहां से क्या आएगी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, वो पैसा जो बिजनेस को देना है, जो दूसरों का है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, लोन अगर लिया होगा बैंक से या किसी और से तो वो क्या है तुम्हारी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स है, जिनसे उधार में माल लिया, दैट इज अ लायबिलिटी। अगर तुमने लास्ट लेक्चर में मैंने सिखा दिया था एडजस्टिंग एंट्रीज हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है मेरा, लायबिलिटी। इसी तरह से रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल क्या है मेरी लायबिलिटी। ये हो गई सारी लायबिलिटीज जो आउटसाइडर्स को लेकर है। क्या है, ये लायबिलिटीज ऐसी है जो आउटसाइडर्स को लेकर है, और ये लायबिलिटी जो है ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल भी तो देखा जाए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये मालिक का पैसा है। तो ये क्या था, ओपनिंग कैपिटल जो उसने लगाई थी, प्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ गया उसको ऐड कर दिया। और इस साल में अगर उसने कोई ड्राइंग की थी तो जब भी प्रोपराइटर पैसे निकालता है तब उसकी ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और लास्ट में जितना भी वो ड्राइंग होता है उसको हम किस में से लेस करते हैं, कैपिटल में से, तो एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट तो ड्राइंग अकाउंट। इस तरीके से जितने भी अकाउंट्स हमने खोले थे वो या तो क्लोज हो गए या वो बैलेंस शीट में आ गए। ड्राइंग हमने क्या कर दिया है, इसमें से लेस कर दिया, और जो प्रॉफिट था वहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो वो यहाँ पे आ गया कैपिटल, और उसमें से वो प्रॉफिट ऐड कर दिया, और ड्राइंग जितनी इससे साल में निकालती वो लेस कर दी। तो ये आ गई मेरी लायबिलिटी साइड और ये आ गई एसेट साइड। ठीक है, ये एक चीज हो गया, इस तरह से ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ पे समझना है, ये हम बोलो फंड्स, मालिक का अब इतना पैसा लगा है, मालिक का इतना पैसा लगा है, लोन इतना है, क्रेडिटर्स इतने हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग इतना है, रेंट पेबल आउट है, ये पैसा कहाँ फंसा है, या तो लैंड एंड बिल्डिंग में फंसा है, या प्लांट एंड मशीन में, या फर्नीचर पे। तो दिस इज द सोर्सेज ऑफ द फंड्स एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरफ से एसेट आते हैं, इस तरफ से लायबिलिटीज आती है। अब फर्दर इन एसेट्स क्या होता है, एसेट्स को हम फिर बाइफरकेट करते हैं अपने में अगर देखा जाए तो। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट, क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं पुराने लेक्चर्स में, तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ये वाले एसेट्स जो है इनको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। वो एसेट्स जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा में मिलता है उनको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा में मिलता है उनको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और ये हमें क्या करते हैं, ये हमें बिजनेस में मदद करते हैं। ये डायरेक्टली सेल परचेज में इन्वॉल्व होते हैं, बट इससे हमें बिजनेस करना आसान होता है और इसी से हम बिजनेस कर पाते हैं। अगर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगा तो माल को कहाँ रखोगे, अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी तो बनाओगे कैसे। हम प्लांट एंड मशीनरी को नहीं बेचते, हम इससे गुड्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं। फर्नीचर हमें बहुत जरूरी है, फर्नीचर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, अकाउंटेंट कहाँ बैठेगा, शोरूम, वो सारा चीज कौन सी चीज कहाँ पे रखेंगे। तो ये हमें बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। और इनका फायदा इस फर्नीचर का, लैंड और बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी एक ही साल में नहीं होगा। मशीनरी आप 1 साल के लिए नहीं लाते हो, फर्नीचर आप 1 साल के लिए नहीं लाते, बिल्डिंग 1 साल के नहीं लाते, इनका फायदा मोर देन 1 देता है। तो इनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। और जो बाकी एसेट्स होते हैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल आते हैं उनको बोलते हैं करंट एसेट। मतलब ये वो एसेट्स होते हैं या तो वो सेल के लिए रखा होता है या वो सेल के कंटेक्स्ट में वजूद में आते हैं, बाइंग सेलिंग के कंटेक्स्ट में वजूद में होता है। इनको हम करंट एसेट बोलते हैं, जो रोजमर्रा की बिजनेस ऑपरेशंस में हमें काम आ जाते हैं। जैसे स्टॉक है, इसको बेचोगे। डेटर है, डेटर क्या है, माल उधार लिया है तो ये क्या देगा, विद इन ए ईयर पैसे देगा। नॉर्मली 2-3 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, तो ये भी क्या है, इसको करंट एसेट बोलते हैं। और कैश इन हैंड हो या बैंक हो, ये सारे क्या है, करंट है। ठीक है, तो इनको करंट एसेट बोलते हैं। करंट का डेफिनेशन मैंने बोल दिया था, जो नॉर्मली 12 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। और जो 12 महीने के, जिसका फायदा 12 महीने के बाद होगा वो हमारा क्या कहलाएगा,
फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इस तरह से इनका होता है करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। और फिर एक फिक्स्ड एसेट भी है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको तुम टच करोगे। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे तुम टच नहीं करोगे। टेंजिबल मतलब अगर ये फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इसको तुम टच कर सकते हो, ये क्या हो गया, टेंजिबल। और इस तरह से इनटेंजिबल, अगर आपका गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ठीक है, अगर तुमने पेटेंट लिया है या तुमने बिजनेस को परचेज कर दिया और गुडविल दी या रॉयल्टी पे कर दी और तुमने उसको कैपिटलाइज कर दिया, उन सबको बोलते हैं इनटेंजिबल, जो एसेट है मगर तुम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारी लाइबिलिटीज, ये तो कैपिटल रहा, इसके बाद हो सकता है रिजर्व्स भी हो गया, अगर तुमने प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया, या पार्टनरशिप और कंपनी में वो होते ही है। लोन्स और लाइबिलिटीज को भी हम दो तरीके से बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो तुम्हें 12 महीने के बाद पे करनी होती है, उनको लॉन्ग टर्म। जैसे तुमने बैंक से लोन ले लिया, टर्म लोन ले लिया, ठीक है, जो 10-15 साल का लोन है, वो क्या रहेगा तुम्हारा, या डिबेंचर्स है जो तुम्हें 5 साल बाद वापस करने हैं, तो वो क्या करेंगे तुम्हारी, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और बाकी क्या बचे, जो विद इन द ईयर तुम्हें पे करनी पड़ेंगी, उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज जो है, ये नॉर्मल बिजनेस में विद इन 1 ईयर रियलाइज होते हैं। एसेट्स रियलाइज होते हैं और लाइबिलिटीज पे ऑफ होते हैं विद इन द 1 ईयर, तो उनको करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 4 जो है शायद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, उसमें ये मैंने शायद लेक्चर नंबर 3 है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, उसमें ये मैंने अच्छे से समझा दिया है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। और जो 1 ईयर के बाद हमें पे करना होता है, वो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं। और जो एसेट्स जिनका फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और इनका खर्चा कैसे जाता है, ये भी तो खर्चा किया होता है। इनका खर्चा जाता है एज पर मैचिंग कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और रही कैपिटल, जिसको हम इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और इनको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। और एक कंसेप्ट है, हालांकि बैलेंस शीट का डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट अगर तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में पता ना, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो होता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में आएगा तो इतना याद रखना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब वो कैपिटल जो करंट एसेट्स के लिए काम में आ गई है, तो वो कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, कैपिटल का वो पैसा जो वर्किंग एसेट्स में लगाया होगा रोजमर्रा की, तो वो क्या होगा, करंट एसेट्स में कितना लगाया होगा पैसा, लेस जो बाहर वाले लोगों का करंट लायबिलिटी लगा है वो लेस करेंगे, और बाकी जो पैसा बचा वो बोलेंगे कि वो कैपिटल का वर्किंग में लगा है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड होता है, इसमें नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और वो बाकी कैपिटल लगी होती है। बट जो करंट लायबिलिटीज हो वो तो करंट एसेट के कंटेक्स्ट में होगा, क्योंकि क्रेडिटर से माल उधार लिया होगा तो स्टॉक होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग यही है, इधर देना होगा अगले महीने तो उधर देंगे, तो इसमें फंसा होगा। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज इन द करंट एसेट्स विच इज इन वर्किंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीजें बोली बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इस तरह से बनाते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन है वो हम करेंगे, और उससे क्या होगा, तुम्हें होल्ड आ जाएगा इस पे, ठीक है। पहले मैं नोट्स देखता हूं जो मैंने तुम लोगों को बताया, कि ऐसा ना हो मैंने कोई चीज छोड़ दी और वो आपको समझ ना आ जाए, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में मैंने तुम्हें बताया, एक चीज याद रखना है, ये बनाई जाती है एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तो आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, आज की डेट में क्या फाइनेंशियल पूछना है, अगले दिन फाइनेंशियल पूछना कुछ और हो सकते हैं, बट हम बैलेंस शीट एक दिन की बना देंगे, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक पीरियड का बनाएंगे। और ये स्टेटमेंट है ना कि ये अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और कब बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट जो है उनमें 3 स्टेज है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहां से जीपी पता चलता है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वहां से नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज रखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाया जाता है। और ये समरी ऑफ, इसमें क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल बैलेंस कितना है, समरी ऑफ लेजर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना पैसा है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा है, तो इसमें क्या है, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, ए शीट विच कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट पेएबल, रेंट, इनको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर क्या है, पर्सनल अकाउंट, लोन क्या है,
पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है, बैंक को देना है पैसा। और एसेट्स ये सारे क्या है, तुम्हारे रियल अकाउंट्स है, तो इनको क्या बोलते हैं, इट इज द शीट कंटेनिंग द बैलेंसेस ऑफ द रियल एंड द पर्सनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल क्यों नहीं सर, नॉमिनल तो चले गए होंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। एसेट्स मैंने बोल दिया, द प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड द अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। इसमें हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं जो हमें 1 साल से ज्यादा में काम में आ जाते हैं, ठीक है। यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, करंट एसेट्स जो नॉर्मल लाइफ में काम आता है, ठीक है, विद इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया था, कैश होता है, उससे तुम स्टॉक खरीदते हो, उसको सेल करते हो, डेटर बनता है, फिर डेटर पैसे देता है, तो इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हो। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल में ही कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं करंट एसेट। और इसी तरह फिक्स्ड एसेट दो तरह, टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड। और एसेट होता है एक फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, पढ़ा है वर्ड फिक्टिशियस, देखा है, हाँ सर कोई भी मूवी आते हैं तो बोलते हैं ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर फिक्टिशियस, दे डोंट रिजेंबल एनीवन। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है नकली। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, नकली एसेट। मतलब वो तुमने बैलेंस शीट में एसेट साइड से डाल दिया बट वो एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट का डेफिनेशन है एसेट्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस और द मनी विच इज ओड बाय द which is money which is due from the people। तो डेटर से पैसा लेना है तो दैट इज माई एसेट। स्टॉक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स, फर्नीचर इज द एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा एसेट डाल दिया है जो वाकई एसेट है नहीं, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मैं एक एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे देखो ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एसेट्स के बराबर आएगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं डालूंगा एक एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने उस अकाउंटिंग कंसेप्ट वाले में बता दिया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंस, तो वो जाता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, वो नॉमिनल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो जाता है एज एन एसेट। बट अगर मैंने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा किया है जिसको मैंने पीएनएल में नहीं लिया है, मैंने उसको डेफर कर दिया अगले साल के लिए, मैंने कोई ऐसा खर्चा किया है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट उसके बावजूद मैंने उसको पीएनएल में नहीं लिया है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता तो मुझे पीएनएल में लेना था, उसको खर्च खत्म करना था, बट मैंने वो चीज नहीं किया है, मैंने इस एक्सपेंडिचर को पीएनएल में नहीं लिया है बल्कि अगले साल में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में तुम देख रहे हो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तो कोई एसेट है ही नहीं, बट यहां क्यों आ रहा है, तभी उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, तो इसको मैं रब कर दूंगा। मैं तुम्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसेप्ट बताता हूं। सपोज मेरी कंपनी है, ये जीन्स की कंपनी मैंने जो बनाई थी, तो मैंने क्या किया, विराट कोहली को बोला कि आप ना हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करो, तो मैंने विराट कोहली को एडवर्टीजमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए। और मुझे लग रहा है विराट कोहली जो एडवर्टाइजिंग करेगा उससे जो मुझे फायदा आ जाएगा वो 2 साल में आ जाएगा, उससे जो मेरी सेल्स बढ़ेगी एटलीस्ट 2 साल के लिए बढ़ेगी, और उसके बाद हो सकता है विराट कोहली की फॉर्म वापस चली जाए और कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, या वो एडवर्टीजमेंट पुराना हो जाएगा, नया मार्केट में थ्रेट्स आ जाएंगे, फिर एडवर्टीजिंग काम नहीं करेंगे। और अगर मुझे लग रहा है ये एडवर्टीजमेंट नॉर्मली जब मैं करूंगा, दिस इज क्या है, दिस में एक्सपेंस, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट कहां जाना चाहिए, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, तो जब मैंने ये 2 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो यहां पे मुझे क्या करना था, टू एडवर्टीजमेंट 2 करोड़ का खर्चा डालना था। मगर मेरा जो ही मैं ये एंट्री डालता हूं, तो जो मैचिंग कंसेप्ट है वो मेरा हाथ पकड़ता है। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जो रेवेन्यू होता है उसके साथ एक्सपेंस को मैच करो। आपने जो 2 करोड़ का खर्चा कर दिया है, इसका बेनिफिट आप 2 सालों में ले जाओगे, तो 1 साल के रेवेन्यू के साथ ही आप क्यों ज्यादती करोगे, उधर ही क्यों 2 करोड़ का खर्चा डालोगे। तो आपको बल लगता है कि 1 करोड़ इस साल जाना चाहिए, 1 करोड़ इस साल जाना चाहिए, प्योरली आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस रेवेन्यू मुझे इस साल भी आ जाएगा इस एडवर्टीजमेंट से, अगले साल भी आ जाएगा इस एडवर्टीजमेंट से, तो इसको क्या बोलते हैं, तुमने क्या कर दिया, तुमने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा पीएनएल में नहीं लिया, तुमने एक ही करोड़ ले लिया, और 1 करोड़ को तुमने क्या कर दिया है, 1 करोड़ को तुमने उधर ही रखा। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने किया एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब तुमने उसको दे दिया 2 करोड़, उसके बाद आपने क्या किया,
तुमने किया एक ही एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यहां पे तुमने सिर्फ 1 ही करोड़ ले लिया, तो 1 ही करोड़ तुमने खर्चा कर दिया जो तुमने पीएनएल में लिया। 1 करोड़ क्या बचा फिर, 1 करोड़ सर अभी बच रहा है, तो यहां पे आएगा तुम्हें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1 करोड़। और जब तुम देखते हो ये एसेट साइड से आ रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या है, क्या कोई एसेट है, क्या ये कोई प्रॉपर्टी है? नहीं सर, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई एसेट नहीं है, ये तो खर्चा कर दिया जो पीएनएल में नहीं जाया गया है अभी तक, और अगले साल का जो पीएनएल होगा आंख बंद करके उसमें चला जाएगा, चाहे उस बार सेल हो या ना हो, क्योंकि ये खर्चा हमने डेफर कर दिया है। तो ये देख रहे हो तुम एसेट साइड में आ रहा है, बट ये कोई एसेट है नहीं, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, नकली एसेट। एसेट साइड में डाल दिया है बट कोई एसेट नहीं है। इसी तरह से जब तुम डिबेंचर्स इशू करते हो वहां पे डिस्काउंट देते हो, अगेन दैट इज एन फिक्टिशियस एसेट। आई होप कि आपको फिक्टिशियस एसेट समझ आया होगा, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। उसके बाद एक चीज जो मैंने अपने नोट्स में कवर कर दी है उसको बोलते हैं आई होप कि फिक्टिशियस एसेट समझ आया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट कैसा है। एक और है कंटिंजेंट एसेट, तो वो दोनों चीजें हैं, कंटिंजेंट एसेट भी है कंटिंजेंट लायबिलिटी में, तो मैं दोनों बताता हूं। तो लायबिलिटीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, करंट लायबिलिटीज विच आर पेड विच टू बी पेड विद इन द 1 ईयर, जैसे क्रेडिटर है, रेंट पेएबल है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो विद इन 1 मंथ पे विद इन 1 ईयर पे करना है, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक है कंटिंजेंट वर्ड एसेट और लायबिलिटी। पहले ये याद रखना चाहिए, कंटिंजेंट एसेट हो या लायबिलिटी हो ये बैलेंस शीट में नहीं आता है, कंटिंजेंट एसेट हो या बैलेंस लायबिलिटी हो ये बैलेंस शीट में नहीं आता है। बट अगर आपको पता होना करना है कि कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो वो मैं बताता हूं। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट अनसर्टन, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। जैसे आप कॉइन को लगा ले तो ऊपर, तो हेड आए या टेल आए, तो जब नीचे गिरेगा तब पता चलेगा, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा वो तभी पता चलेगा जब वो इवेंट हो जाएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब वो नीचे गिरेगा तब पता चलेगा। इसी तरीके से वो मेरा एसेट बनेगा या नहीं बनेगा, दैट इज कंटिंजेंट ऑफ सम इवेंट, जब वो इवेंट होगा तब पता चलेगा वो मेरा एसेट होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से वो लायबिलिटी बनेगी या नहीं, दैट इज कंटिंजेंट ऑन दैट इवेंट, वो इवेंट अगर हो जाएगा तभी पता चलेगा कि वो लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो नॉर्मली ये बैलेंस शीट में नहीं आता, क्योंकि लायबिलिटी क्या होता है, जो श्योर शॉट है आपको पे करनी है, और एसेट क्या होता है, जो श्योर शॉट आपका एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आती है। बट हम इनको बैलेंस शीट के फुट नोट्स में दिखाते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को या जो ओनर्स या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनको पता होना चाहिए कि हमारे ये प्रोबेबल एसेट्स होने सकते हैं और या हमारी प्रोबेबिलिटी लायबिलिटीज हो सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, पहले मैं लायबिलिटीज का दूंगा। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं और क्या हो गया, इनकम टैक्स वालों ने केस कर दिया बिजनेस को, बोला तुमने ये फ्रॉड कर दिया, तुम्हें ये एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी, तुम्हें ये जीएसटी पे करना था, तुमने ये पे नहीं कर दिया। और मैं आपके लिए ये एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है, और हमें लग रहा है कि नहीं ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमें कोर्ट में चले गए, हमने इसे स्टे लाने की कोशिश की, हमने कोर्ट में केस कर दिया, हमारे हिसाब से लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी ये कब पता चलेगा, अब ये तो मान नहीं रहे हैं, हमें बुक्स में लायबिलिटी नहीं डाल रहे हैं, हमें लगता है ये लायबिलिटी नहीं है हमारी, वो गलत बोल रहा है। तो दिस इज कंटीजेंट लायबिलिटी। कोर्ट जब फैसला सुनाएगा, उधर कोर्ट नहीं होता है टैक्स में, उधर डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोर्ट में बड़े इश्यूज के, छोटे इशू में वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जहाँ पे अथॉरिटीज होती है, वहाँ पे केस करने। तो हम केस करने गए, तो अब ये लायबिलिटी कब बनेगी, जब वहाँ से फैसला आएगा कि हाँ भाई तुम्हें पेमेंट देनी पड़ेगी, तब ये लायबिलिटी बनेगी। तो इट इज कंटीजेंट। या किसी दूसरे बंदे ने हमारे बिजनेस पे केस कर दिया, म्युनिसिपैलिटी वालों ने केस कर दिया कि तुम्हें ये हटाना पड़ेगा, तुमने गलत बना दिया, तुम्हें इतना फाइन है, और हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। अगर हमने उसको एक्नॉलेज कर दिया एज ए लायबिलिटी, एज ए डेट, तो फिर वो हम एंट्री करेंगे, हम लॉस बुक करेंगे। बट अगर हम उसको लायबिलिटी नहीं मान रहे, अगर हम उसको लायबिलिटी नहीं मान रहे,
तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंटीजेंट लायबिलिटी। जब कोर्ट का फैसला आएगा, अगर हमारे खिलाफ फैसला आ गया तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तब हमारी वो लायबिलिटी बनेगी। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को या जिनको हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको पता होना चाहिए, तभी हम कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। बैलेंस शीट के नीचे जो हमारी रिपोर्ट बनती है उसमें हम बोलते हैं कि हमें लगता है ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकती है, होगा या नहीं वो बाद में पता था। और बैंक्स के बारे में ये चीज़ होता है, बैंक किसी के बेस पे गारंटी देता है तो वो ये सारी चीज़ें कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि कल को अगर वो पैसे नहीं देगा तो बैंक की वो लायबिलिटी है, तब बैंक बोलता है कि वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। इसी तरह से कंटीजेंट एसेट, अगर हमने किसी पे केस कर दिया, हमें लगता है कि वो हमारी ज़मीन है या जो भी है, या हमने इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर दिया, अब हमें लगता है कि हम ये केस जीत जाएंगे, तो दैट इज आवर कंटीजेंट एसेट, बट अभी हम उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो जब केस होगा और हम जीतेंगे तो हमें लगता है कि हमें फायदा आएगा, तो हम चाहेंगे ये चीज़ हमारे यूजर्स को, चाहे वो मैनेजमेंट है या वो शेयर होल्डर्स है, उनको पता चलना चाहिए। तो हम ये रिपोर्ट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे जो फुटनोट्स है वहाँ पे बोलते हैं हमारे कंटीजेंट एसेट ये है। अगर हमने किसी पे केस कर दिया या इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर दिया या कहीं से पैसा आने वाला होगा बट अभी श्योरिटी नहीं है, तो वो सब बोलते हैं कंटीजेंट एसेट। तो कंटीजेंट एसेट या कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती ही नहीं है, क्योंकि एसेट उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है जब मोस्ट लाइकली मतलब 100% श्योरिटी या 90% एबो श्योरिटी होती है, तब हम लायबिलिटीज़ को ऐसे बुक करते हैं। बट उधर तुम्हें उतना डेप्थ में जाना नहीं है, तुम्हारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तो बेसिक चीज़ था कि फाइनल अकाउंट्स जो थे, तो आपके जो 4 टॉपिक थे लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी जिनको बोलते हैं। उसके बाद हमने उनको डिटेल में पढ़ा था। एक लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा, और तीसरे लेक्चर में हमने फिर बैलेंस शीट पढ़ा। तो इस तरीके से हमारे फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। और जिस दिन हमने अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, उस दिन हमें बोला था कि हमारा एंड गोल क्या है, ये अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, जिससे हमें लास्ट में 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, जो भी बहुत ज़रूरी जानना है, और हमें फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी दिन में पता चल जाएगी, जो भी बिजनेस को बहुत ज़रूरी है जानना है कि उसके एसेट्स कितने, उसकी लायबिलिटीज़ की है, कि उसके पास कैश कितना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो वो दोनों चीज़ें हमें अकाउंटिंग से पता चलती है, और अल्लाह के फजल से हम आज इस स्टेज पर पहुँच के कि हमें वो चीज़ करनी आ गई। तुम लोगों को क्या करना है, वो सारे लेक्चर्स जो है वो देख के वहाँ से क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। और हर नोट में मैंने हर टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए, खुद से नोट्स बनाए। यू नॉट बिलीव ऑनेस्टली 3-3, 4-4 घंटे एक टॉपिक के नोट्स पे बनने लगते हैं। पहले कंटेंट लाना, कंटेंट कंपाइल कर देना, फिर उसकी एडिटिंग कर देना, और उसके बाद MCQs बनाने में बहुत टाइम लगता है कि सोचना कि किस किस तरीके का MCQ आएगा आपके एग्जाम में, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो उनको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, वीडियोज़ को अच्छे से देखो, तो होपफुली तुम्हें वो पूरा समझ आएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है और पहली बार पढ़ रहा है, और उनको इन लेक्चर्स में ही समझा दूँ, तो आपसे भी उतने ही एफर्ट की मुझे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जिससे क्या होगा ना, मैं ट्रायल बैलेंस रख लूँगा यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस, तो आप उसको विजुअलाइज कर देना, ठीक है। जर्नल हुआ होगा, लेजर होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस आएगा। और उसके बाद मैं तुम्हें सिखा दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप इसको देख लो और आपको ना पूरा समझ आ जाएगा क्या चीज़ है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो प्लीज स्किप नहीं करना वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं यहां पे, और आई विल ट्राई कि मैं यहां तक ना इसको कर दूं, और वहां पे मैं आपके लिए फिर क्वेश्चन करूं, ठीक है। मैं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं यहां पे, इससे हम सीखेंगे कि क्या हम फाइनल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। हाँ सर, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स आते हैं यहाँ पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, मशीनरी 27,000, कैपिटल। तुम्हें खुद से पता चलना चाहिए किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रक्स क्या है, किसका डेबिट बैलेंस होगा सर, एसेट्स का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपको पता है मॉडर्न अप्रोच से रूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर नहीं पता तो इट मींस आपने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं। उसके बाद डेटर्स का बैलेंस,
21,600। 2 मिनट बियर कर दो, बोर नहीं हो जाना, ठीक है। ये नहीं बोलना कि सर क्वेश्चन बढ़ा रहा है तो हम सीधे आगे चलेंगे, ऐसे भी नहीं करना है। मैं बीच में भी कोई चीज बोलूंगा। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या है मेरी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा 2800। उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री मीन्स बहुत सारे, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज क्या क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद क्या है, परचेजेस। मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए इधर लिख रहा हूं, तुम्हें कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। 58,500। उसके बाद क्या है, सेल्स, सेल्स का क्या बैलेंस है, 73,500। उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है, 2700। उसके बाद क्या है, वेज, वेज कितनी है, 15,000। एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जो हो गए हैं बिजनेस में, 600। उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, 1350। कैरेज इनवर्ड्स जो कल पढ़ा था, फ्रेट इनवर्ड्स उसको बोलते हैं, 450। उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पैसा है, 4,500। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000। ये हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये बराबर हुआ इट मीन्स यहाँ तक ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक है। इसको मैं टोटल करता हूँ, 27,000 प्लस 21,600। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको तीनों चीजें कवर हो जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। 2700, 15,600, 1350, 450, 4500 और 6,000। कितना हुआ, 137,700। और इसके बाद ये देखो कितना आया तुम्हारा, 6,000, 60,000 प्लस 2800 प्लस 1400 प्लस 73,500, 137,700। इसके बाद क्या दिया होगा सर, इसके बाद हमें दिया होगा बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर बोला होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्यों, ये सारे तो अकाउंट्स थे सर, क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें बोला है 22,400, 22,400। अब तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तुम्हें बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और तुम्हें बनानी है बैलेंस शीट। तो क्या बनाएंगे सर, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम एक साथ बनाते हैं। तो कैसे करना है आपको, समराइज वे में तुम्हें क्या करना है, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप सिर्फ विजुअलाइज कर लो, ठीक है। सर हमें क्या करना है, हमें देखा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कौन सा आइटम है वहां जाएगा और जो बैलेंस शीट का आइटम होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं यहां पे कोशिश करूंगा, यहां तक मैं पहुंचा दूंगा, मैं छोटा छोटा लिखूंगा और यहां पे मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। देखो तुम लोगों ने कैसे करना है। मशीनरी क्या है, 27,000। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम लोगों को इतना शौक है सीखने का, तो तुम यहां पे आइडेंटिफाई करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा तुम्हारा, तुम यहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कहां पे जाएगा, मशीनरी ये कहां पे जाएगा। तुम्हें बोलना है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज टी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज पी, बैलेंस शीट इज बी। मशीनरी क्या है सर, मशीनरी तो एसेट है, तो सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल, सर कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, तो सर ये इंटरनल लाइबिलिटी है, सर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर, सर डेटर इज आवर एसेट, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। एक और चीज जो बताना है आपने कि ये रियल है कि पर्सनल है। सर डेटर आप एसेट बोल सकते हो तो रियल है, या इट इज रिप्रेजेंट द पीपल तो वो पर्सनल है। बिल्स पेएबल, सर बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, तो अगेन ये बैलेंस शीट में जाएगा। इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर ये मेरी लाइबिलिटीज है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज, सर परचेज इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल, सर ये भी ट्रेडिंग, ये परचेज सेल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ड्राइंग, सर ड्राइंग हम कैपिटल में से लेस करेंगे बैलेंस शीट में। वेज, सर वेजेस
डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, जनरली खर्चा हो गया, चाय पानी इधर उधर लॉक वॉक लाने में, सारे प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट वेंट दे दिया है, पता नहीं किसका दे दिया, तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, माल को गोदाम तक लाने के लिए, माल को दुकान तक लाने के लिए, तो दिस इज द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एट्रीब्यूट द गुड्स, तो सर ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक बैलेंस, दिस इज द बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, सर ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर क्लोजिंग स्टॉक, सर ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जाता है ओपनिंग स्टॉक। पहला माल कितना था हमारा सर, पुराना माल था हमारा 6000। उसके बाद क्या किया हमने सर, परचेज कर दी इस साल। परचेज कितनी कर दी, जो कर दिया उसको टिक मारो। परचेज कितनी है सर, परचेज 58,500 की है। उसके बाद क्या है सर, सेल हमने किया है 73,500, सेल हमने किया है 73,500, तो इसको भी टिक मारो। उसके बाद क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 22,400 है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 22,400 है, क्लोजिंग स्टॉक भी गया। और क्या था ट्रेडिंग अकाउंट का सर, वेज है हमारी, वेज कितनी है 15,000 सर, वेज 15,000 है, इसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद क्या है सर, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स कितना है सर 450। इस तरह से ये क्लोज हो गया। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के सारी चीजें हमने कर दी, इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, जीपी निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो इनको टोटल करते हैं, कौन सा बड़ा साइज है 7, वो अपेरेंटली बड़ा साइड लगता है, तो उसको टोटल करेंगे 73,500 प्लस 22,400 कितना हुआ 95,900। तो मेरी सेल और क्लोज स्टॉक 95,900, उसमें से लेस करूंगा मैं 6,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है ना 58,500, 15,000 और 450। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने कमाया है वो है 15,950। तो 15,950 जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहां पे जाएगा सर, वो मेरा P&L में जाएगा। तो एंट्री करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बाय जीपी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,950। और इसमें से क्या करूंगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेस करूंगा। प्रॉफिट लॉस का कौन सा आइटम है सर, प्रॉफिट लॉस का जनरल एक्सपेंस है। तो जनरल एक्सपेंस को लूंगा प्रॉफिट लॉस में कितना सर 600। और सर रेंट एंड टैक्सेस है एक खर्चा 1350, रेंट एंड टैक्सेस 1350। और कोई खर्चा है नहीं सर, और कोई खर्चा नहीं है। डेप्रिसिएशन के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है। इस तरीके से ये हमारे सारे खर्चे तो हो ही गए, ठीक है। अब हमें क्या निकलेगा, इसमें से हमें निकलेगा 15,950 में से फिर वो लेस करके मुझे निकलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। 15,950, 15,950, इसमें से दो खर्चे हो गए -600 -1350। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया 14,000। इसके बाद क्या बनेगी मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा सर, बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा कैपिटल। कैपिटल कितना था मेरा सर, कैपिटल मेरी 60,000 थी। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। कैपिटल थी मेरी 60,000, उसको क्या करूंगा ऐड सर, उसको करूंगा इस साल का प्रॉफिट ऐड, क्योंकि प्रॉफिट मालिक का हिस्सा है। कितना आया 74,000। तो मालिक का ओपनिंग पैसा था 60,000 प्लस इस साल का जो प्रॉफिट कमाया वो हम बोलेंगे मालिक को मिलेगा। तो मालिक की कैपिटल 74,000, उसमें से क्या करेंगे लेस सर, इसकी जो ड्राइंग है, इसकी जो ड्राइंग है ये भी हो गया सर। इसकी जो ड्राइंग है कितनी 2700, लेस करेंगे ड्राइंग, क्योंकि इतना पैसा इसने निकाला है मालिक ने। तो अगर देखोगे मालिक का पैसा कितना बचा अब 74,000, उसमें से लेस करेंगे 2700, कितना हुआ 71,300, ये हो गया। अब डाल दो बाकी आइटम्स कितने हैं। मशीनरी, मशीनरी कितनी है सर, मशीनरी 27,000 है। और डेटर कितने, डेटर इज एन एसेट सर, डेटर 21,600 है, ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है बिल्स पेएबल 2800, दिस इज माई लाइबिलिटी। तो बिल्स पेएबल 2800 लाइबिलिटी। और सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगेन माई लाइबिलिटी कितना 1400। और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये हो गया।
बैंक में तुम्हारा पैसा है 4500, बैंक में 4500, और सर क्लोजिंग स्टॉक, तो एंट्री क्या कर दी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया तो वो ओपन हो जाएगा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, तो वो कहां पे जाएगा सर, वो जाएगा बैलेंस शीट में। स्टॉक तुम्हारा जो है कितना है 22,400। अब बैलेंस शीट को टोटल करो, ठीक है। इधर एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट तो वजूद में आ गया, उसका एसेट ओपन हो गया। अब उसका क्या रहेगा, मेरा वो मेरा एसेट रहेगा और वो डेबिट बैलेंस रहेगा, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब टोटल करो 71,300 प्लस 2800 प्लस 1400, और तो कोई लायबिलिटी नहीं है, नहीं सर और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये टोटल आया 75,500। और इस तरह से उसको टोटल करो 27,000 प्लस 21,600 प्लस 4,500 प्लस 22,400, 75,500। तो इस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं उनको लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग स्टॉक भी जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा, एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टॉक का एक बैलेंस जाएगा फिर इधर बैलेंस शीट में, और वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले अगर तुम्हें जाना है और डेप्थ में समझना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम जब भी ट्रायल बैलेंस को देखो तो साइड में लिखोगे बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या P&L में जाएगा, फिर जाके वहां से आपने अपने अकाउंट में डाल दो। इस तरीके से तुमने जो समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स था उनको सिस्टमैटिकली समराइज कर दिया फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इस तरीके से हमारा जो एक पूरा स्टेज था जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट्स तक वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है जो आपके सिलेबस में है, और मैं खुद से एक डेफिनेशन कराऊंगा, तो एक आध लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, तो होपफुली इन 1 वीक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लीज़ 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 पहले लेक्चर को देखो, उसके बाद नोट्स को पढ़ लो और फिर जाके MCQs करो। ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मुझे बहुत पसंद है, हालांकि उससे थोड़ा मे भी आपको समझने में कम आ जाएगा एज कम्पेयर टू, आप पहले लेक्चर देखो, उसमें मेहनत कम लगेगी कि आप लेक्चर देखो। अगर आपको मेहनत कम करनी है तो आप पहले लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स को पढ़ लो और फिर MCQ को करो। दूसरा अप्रोच, अगर आपको नॉलेज अच्छे तरीके से करनी है तो पहले आप नोट्स पढ़ो, फिर जाके लेक्चर देखो, फिर जाके नोट्स देखो, फिर जाके MCQ करो। एक एडिशनल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत सारी बुक्स आपको खुद से हो सकता है करनी होगी, तो उससे क्या होगा बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं होती है। जब तुम मेरा लेक्चर डायरेक्टली देखो तो फिर नोट्स पढ़ोगे तो मैं समझ आएगा वो की जगह, तो तुम्हारे लिए स्पून फीडिंग होती है। बट स्पून फीडिंग से काम नहीं चलाना चाहिए, हमें पहले खुद से आदत डालनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि हो सकता है कल को आप कोई और चीज़ पढ़नी होगी जो आपको वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब से कहीं पे, तो वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो जब खुद करना पड़ेगा तो बेस्ट है पहले नोट्स खुद से पढ़ लो और देखो कितना समझ आ रहा है, अपने आप को इवैल्यूएट करो कितना समझ आ रहा है, फिर वीडियो देखो। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो फिर वीडियो देखो, और वीडियो के बाद देखो अच्छा तुम्हें सही समझ आ रहा था तो तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भाई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वही तो था ये चीज़, तो उसमें अपने पे भी कॉन्फिडेंस आता है और इंसान डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो लाइफ में आगे बहुत पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यूट्यूब से या उसके लिए वीडियोज या टीचर्स नहीं मिलेंगे, फैकल्टीज नहीं मिलेंगे, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। खुद से करने के लिए क्या होगा, खुद से आदत डालनी होगी पढ़ने की। ठीक है, तो पहले क्या करो, नोट्स पढ़ लो, फिर वीडियो देखो, फिर नोट्स पढ़ लो, फिर MCQ करो, और ये 4 स्टेप तुम करोगे और इंशाल्लाह तुम्हारे 30 में से 30 मार्क्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक आध छोटी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा तुम लोगों को तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।